Hello student, this is class 10th chemistry book. Today we will study the explanation of first chapter, chemical equations. Chemical equations. As we know, केमिकल इक्वेशंस में केमिकल रिएक्शंस कब पार्टिसिपेट करती हैं? जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होता है. द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशन. ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें सिंबॉलिक एलिमेंट का सिंबॉलिक फीचर्स यानी कि सिंबॉलिक फॉर्म में एलिमेंट दिखाए जाते हैं एंड फार्मूला रिप्रेजेंट करता है सब्सटेंस का, उन्हें हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं. सपोज जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है. लाइक दिस, जिंक द सिंबॉलिक फॉर्म इज Zn, sulfuric acid symbolic form is H2SO4, zinc sulfate ZnSO4, hydrogen H2. This is called as chemical equation. The substance which combine on react are known as reactant. जो substance combine होता है, react होता है या displace होता है उसे कहते हैं reactant. जो भी new substance form होता है उसे कहते हैं product. ठीक है. जो एरो साइन है ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने को रिप्रेजेंट करता है. लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर एरो का साइन होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि वो इक्वेशन हो रही है. अब इक्वेशंस जो होती हैं वो दो टाइप की होती है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड. तो इक्वेशन हम करते हैं अनबैलेंस्ड को बैलेंस, तब वो रिएक्शन पूरी हो जाती है. बैलेंस रिएक्शन वो होती है जिनमें नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी सेम. मीन्स अगर जिंक रिएक्टेंट में 1 है तो प्रोडक्ट में 1 ही होना चाहिए. अगर 1 नहीं है तो हम इस तरफ, अगर सपोज यहाँ पर 2 ZnSO4 बन रहा है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. मीन्स Zn के मॉलिक्यूल्स यानी एटम का नंबर जो है वो सेम होना चाहिए. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड सेम नहीं है तो हम उसे मल्टीप्लाई करके सेम कर लेंगे. और अनबैलेंस रिएक्शन कौन सी होगी? जिनमें मॉलिक्यूल्स का नंबर यानी एटम्स का नंबर डिफरेंट हो जाएगा. यहाँ पर देखिए Zn 1 है, यहाँ Zn 1 है, यहाँ SO4 1 है, यहाँ SO4 1 है, यहाँ H2 H2. ठीक है. यहाँ पर देखिए 2H है, 2O है और यहाँ पर 2H 1O है. इट मीन्स दिस इज कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है. तो अनबैलेंस्ड होगी उसे हम बैलेंस कर लेंगे ईजिली बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस. बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन वही मैंने बताया. बैलेंसिंग में क्या करेंगे कि सपोज यहाँ पर H2O2 रिएक्ट कर रहा है तो H2O फॉर्म हो रहा है. इट मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है. तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन कम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई. जब हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएंगे H2 + O2, यहाँ हो जाएंगे 2H2O. इट मीन्स 4 एटम हो जाएंगे हाइड्रोजन के और यहाँ कितने हैं 2. तो इसका मतलब हम इससे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिएक्शन बन जाएगी 2H2 + O2 2H2O. अब देखिए नंबर ऑफ एटम सेम हो गए हैं, 4H + 2O एरो 4H 1O. ओके. नाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, हम इक्वेशन को कितना और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं. बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. हम इंडिकेट कर सकते हैं उसकी कोई भी रिएक्शन की फिजिकल एंड केमिकल फिजिकल स्टेट को रिएक्टेंट प्रोडक्ट की. दूसरा बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज, उसमें हीट चेंज कैसे हो रहा है, उसमें आपकी हीट एब्जॉर्ब हो रही है या फिर
रिमूव हो रही है। और बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, या फिर कंडीशन जो भी उस रिएक्शन के अंदर हो रही हैं उनके बेसिस पे हम उसे और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। नाउ here are many examples about the chemical equation, balancing chemical equation, and about the informative equation. Suppose let's see the example CH4 plus 2O2 arrow CO2 plus 2H2 और हीट एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है। ठीक है, तो जब मीथेन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वाटर एंड हीट एनर्जी को रिलीज कर देता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बर्निंग हो रहा है किसका, जब भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो वो बर्निंग प्रोसेस होता है और उसे हम कंबशन प्रोसेस भी कहते हैं। मीन्स जब भी कोई हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही रिलीज़ करेगा और हीट एनर्जी रिलीज़ कर देता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो ऐसी प्रोसेस को बर्निंग और कंबशन प्रोसेस कहते हैं। और इसमें हमेशा प्रोडक्ट में CO2 और H2O ही फॉर्म होते हैं। तो ये क्या हो रही है, नेचुरल गैस जब बर्न हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो हीट है वो प्रोड्यूस हो रही है। जब हीट प्रोड्यूस होगी, प्लस का साइन है, इट मीन्स हीट प्रोड्यूस हो रही है और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है वो भी एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर को रिलीज़ करेगा और एनर्जी रिलीज़ करता है। तो ये प्रोसेस क्या, जिसमें भी एनर्जी आपको प्रोडक्ट के साइड दिखेगी वो प्रोसेस होगी एक्सोथर्मिक। और जब आपकी एनर्जी आपको रिएक्टेंट के साइड दिख जाए, इट मीन्स कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। इन्वॉल्व जहाँ पर हो जाएगा वहाँ एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब हीट दी जाती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, तो वो प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑन राइटिंग ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग का सबसे अच्छा तरीका यही है कि नंबर ऑफ़ एटम्स को आप रिएक्टेंट साइड में काउंट कीजिए, देन प्रोडक्ट साइड में काउंट कीजिए और उनको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस के लिए सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। नाउ next explanation will continue in next video. So thank you, have a nice day. Hello student, this is class 10th chemistry. Today we will learn chemistry, the first chapter of chemistry, chemical equations, and we will continue with types of chemical reactions. Here are 5 types of chemical reaction: combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, and oxidation and reduction reaction. combination reactions वो reactions होती हैं जिनमें कोई भी दो एटम और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर के न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे। दो मॉलिक्यूल और सब्सटेंस कंबाइन होकर के जब एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन किसी भी चीज़ का जुड़ जाना कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, MgO2 से रिएक्शन करता है तो 2MgO बन जाता है। तो ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में क्या, डिकम्पोजिशन नेम से पता चला कि किसी भी चीज़ का डिकम्पोज हो जाना। डिकम्पोज हो जाने का मतलब है कि कोई भी मॉलिक्यूल ब्रेकअप हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। तो ब्रेक डाउन किस में हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया, हीट में ही डिकम्पोजिशन होता है। तो हीट करेंगे जब कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसे सिंपलर मॉलिक्यूल में चेंज करने के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम फॉलो कर सकते हैं। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स। when a decomposition reaction is carried out by heating, जब वहाँ पर हीटिंग प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोल देंगे। जहाँ पर भी टेम्परेचर की बात होती है उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन
बोल देते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बहुत सारे यूजेस भी हैं इन डाइजेशन प्रोसेस। मेन यूजेस तो हमारी बॉडी में ही होता है। किसी भी चीज़ को कोई भी फ्यूज्ड फॉर्म में लाना है तो भी हम डिकम्पोजिशन प्रोसेस का यूज़ कर देते हैं। सपोज कोई भी मेटल क्लोराइड है वो मॉल्टन स्टेट में है तो हम उसे डिकम्पोज कर देंगे, हीट पास करेंगे और वो अलग अलग मेटल में और जो भी इम्प्योरिटी होगी उसमें डिकम्पोज हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे तो उसमें कोई भी जो हाई रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा उस जगह से और खुद जाकर के दूसरे से एडअप हो जाएगा। देखिए कॉपर सल्फेट जब जिंक से रिएक्शन कर रहा है तो कॉपर इज more reactive than zinc, so copper displaces the zinc. Zinc is more reactive than copper, so zinc replace the copper from copper sulfate. तो क्या होगा कि जिंक जाएगा सल्फेट के पास में तो जिंक सल्फेट फॉर्म हो जाएगा और कॉपर रिमूव हो जाएगी। तो ऐसी ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लाइक दिस कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन, तो iron is more reactive than copper, so iron displaces the sulfate from the copper sulfate. It form ferrous sulfate and copper. Now the reaction is double displacement reaction. वो reactions जिनमें दो मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डिस्प्लेस करेगा, दोनों का एक्सचेंज हो रहा होगा तो वहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जब NaCl से रिएक्शन कर रहा है तो Na जो है भी डिस्प्लेस होगा और Cl भी डिस्प्लेस होगा। इट मीन्स Na डिस्प्लेस होकर के NO3 के पास जाएगा और Cl डिस्प्लेस होकर के Ag के पास जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगी AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पर डबल एक्सचेंज हुआ है, दो डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, इसलिए इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को बोल देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज एंड लास्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और रिडक्शन प्रोसेस होता है, वो रिएक्शन कहलाती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशन है। पहला तो ये कि किसी भी रिएक्शन में एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन एडअप हो रही है इट मीन्स वो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन। और दूसरा इसका डेफिनेशन हो सकता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एंड रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस कर देना, किसी भी चीज़ को हटा देना। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को जब रिमूव कर दो और हाइड्रोजन को ऐड कर दो, ठीक अपोजिट प्रोसेस है, तो उसे कहेंगे रिडक्शन। यानी कि हम उसकी डिफाइन कर सकते हैं उसको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस is called as reduction. Here are many examples are present. CuO plus H2 हीट करेंगे इसको तो यहाँ से H2 जो है वो ऑक्सीजन को खुद में ऐड कर लेगा, इट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो प्रोसेस हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर देखिए आप CuO जब वाटर हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, इट मीन्स ये प्रोसेस हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और यहाँ से इस सब्सटेंस के पास से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो ये प्रोसेस हो जाएगा रिडक्शन और ये प्रोसेस हो जाएगा ऑक्सीडेशन। many examples are present about the oxidation reduction reaction. ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हमारी लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं। कोरोजन, मेटल्स में जो कोरोजन होता है वो भी ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। रेंसिडिटी जो होती है फूड में वो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से होती है। कोरोजन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाई एक्शन ऑफ एयर। जब कोई भी मेटल है और उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट हो गया, मॉइस्चर की प्रेजेंस में जब भी वो एयर से रिएक्शन करता है तो वहाँ पर कोरोजन शुरू हो जाता है। और कोरोजन जो प्रोसेस है वो किसी भी मेटल में होता है, बट रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। बट आयरन की रस्टिंग जो होती है वो आयरन में ही होती है। मीन्स जब रस्टिंग की बात आती है तो हम ये कहेंगे कि कोरोजन का वो प्रोसेस जब मॉइस्चर की प्रेजेंस में, जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है
मीन्स वो करेगा कोरोजन। और जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा सिर्फ आयरन तो वो प्रोसेस हो जाएगी रस्टिंग। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी फूड में होती है। रेंसिडिटी का प्रोसेस है द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी प्रोसेस है वो कंडीशन है कि जब हम कोई भी फैट और ऑयल, खाना किससे बनता है? फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है खाने में। तो जब उसमें एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब है एयर से रिएक्शन कर लेता है, उसमें ऑक्सीजन एडअप हो जाती है ज़्यादा अमाउंट में। तो एरियल ऑक्सीडेशन होने की वजह से फैट एंड ऑयल जो हैं वो अनप्लेजेंट स्मेल देने लगते हैं, मतलब वो ख़राब हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को अगर प्रिवेंट करना है तो हम उसमें कोई भी उस फूड में एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं, या फिर हम उसे कंटेन कर सकते हैं नाइट्रोजन गैस वाली जगह पर, जहाँ पर नाइट्रोजन गैस होगी वहाँ पर। रेंसिडिटी जो है उसे हम रिटार्ड कर सकते हैं कीपिंग किसी भी फूड को रेफ्रिजरेटर एंड टेम्परेचर को डाउन करके रिटार्ड कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में रख करके। रेंसिडिटी को हम रिटार्ड कर सकते हैं लाइट से दूर रख करके। अगर लाइट से दूर है तो रेंसिडिटी भी तब भी नहीं होगी। नाउ दिस टॉपिक हैज बीन फिनिश्ड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।